हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 26 और 27 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत में हाल ही में हुए राष्ट्रीय एआई और डिजिटल वाटर समिट से संबंधित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल वाटर समिट नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 27 मई 2026 को बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आज बेंगलुरु में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की मेज़बानी कौन करेगा? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। समिट का आयोजन BWSSB और इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। और इस समिट में एआई आधारित स्मार्ट संचालन, डिजिटल ट्विन, जल हानि प्रबंधन, ऊर्जा अनुकूलन, डेटा गवर्नेंस, एथिकल एआई और साइबर सुरक्षा जैसे जो विषय हैं, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इन विषयों का संबंध जल आपूर्ति प्रणालियों, शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा वितरण में डिजिटल तकनीकों के प्रयोग से है। और इस समिट में BWSSB अपने 5 पंचसूत्र ढांचे को भी प्रस्तुत करेगा। ये भविष्य की शहरी जल शासन प्रणाली के लिए तैयार किया गया एक मॉडल है। और इस ढांचा में एआई, डेटा आधारित प्रशासन, स्मार्ट बुनियादी ढांचा, सतत निवेश और जलवायु लचीली जल सुरक्षा प्रणालियों को प्रमुख आधार बनाया गया है। तो इन 5 आधारों पे 5 पंचसूत्र जो फ्रेमवर्क है, इसको पेश किया जाएगा BWSSB के द्वारा। समिट का उद्घाटन कौन करेगा? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अलावा शिमशा भवन में एआई आधारित एकीकृत जल और सीवरेज प्रबंधन कमांड सेंटर स्थापित करने की भी योजना प्रस्तुत की जाएगी। ये जो कमांड सेंटर होगा, इसे एशिया का सबसे बड़ा एआई संचालित जल प्रबंधन केंद्रों में से एक माना जा रहा है। और इस समिट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे नीति, उद्योग, वैज्ञानिक, इन सभी क्षेत्रों के 400 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। तो ये था नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक नीलम मीना के बारे में है। तो नीलम मीना को 25 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वो इस पद पर नियुक्त होने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और वो मनोज कुमार अग्रवाल का स्थान लेंगी। राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है, वो राज्य स्तर पर चुनाव प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। और भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 324, ये भी ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इंडियन आर्मी से संबंधित है। इंडियन आर्मी ने वर्ष 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित 2 नई डिजिटल प्रणालियाँ विकसित की हैं। क्या नाम है इन दोनों का? तो कौटिल्य और क्यू फोर्स। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सैन्य कमान, खुफिया विश्लेषण और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को अधिक आधुनिक और डेटा आधारित बनाना, इस उद्देश्य से इन दोनों को लॉन्च किया गया है। कौटिल्य एक एआई आधारित कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जबकि क्यू फोर्स जो है वो सैन्य आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए विकसित एकीकृत डिजिटल एप्लीकेशन है। अब थोड़ा डिटेल में इन दोनों को जान लेते हैं। तो कौटिल्य एक कमांड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करेगा। इस प्लेटफॉर्म में एआई आधारित डैशबोर्ड और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP आधारित इंटरफेस का उपयोग किया गया है।
इसके माध्यम से संरचित डेटा तैयार करना, विश्लेषण करना और निर्णय समर्थन उपलब्ध कराना संभव होगा। कौटिल्य सैनिकों, हथियारों, उपकरणों, प्रशिक्षण, रसद, राशन और संचालन तैयारियों से जुड़े आंकड़ों को संसाधित कर सकता है, यानी कि एकत्र करके स्टोर करके रख सकता है। अब क्यू फोर्स को देख लेते हैं। तो ये सेना के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन प्रबंधन के लिए विकसित एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सैन्य भंडार प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला संचालन और सैन्य संसाधनों की निरंतर उपलब्धता को अधिक व्यवस्थित बनाना है। ये ऐप विभिन्न लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है, जिससे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को अलग अलग संचालन क्षेत्रों में भी बेहतर प्रबंधन संभव हो सकता है। तो ये दोनों ऐप को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव से संबंधित है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के उल्लूर क्षेत्र में 25 मई 2026 को म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव का उद्घाटन किया गया है और ये केरल का तो पहला निजी मेडिकल म्यूजियम माना ही जा रहा है। इसके साथ साथ इसको भारत का भी पहला निजी मेडिकल म्यूजियम माना जा रहा है। ये संग्रहालय चिकित्सा शिक्षा, शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा इतिहास से जुड़ी दुर्लभ सामग्री को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और इस संग्रहालय की स्थापना किसने की है? तो E.A. शिवारमन, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के पूर्व कलाकार मॉडलर के रूप में कार्य कर चुके हैं और इन्होंने ही इस म्यूजियम की स्थापना की है। म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव जो है, इसमें हाथ से बनाए गए एनाटॉमिकल मॉडल, भ्रूण विकास से संबंधित प्रदर्शन, चित्रकला, माइक्रोबायोलॉजी अभिलेख और दुर्लभ फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए हैं। और यहाँ भ्रूण में रक्त संचार, भ्रूणीय विकास, कोशिका विभाजन के चरण, दांतों की संरचना, प्रजनन तंत्र, हृदय विकास और रक्त वाहिकाओं की संरचना जैसे जो विषय हैं, इन सभी को दर्शाया गया है। तो ये मेडिकल म्यूजियम जो है, ये मेनली शारीरिक विकास और शरीर के विभिन्न चरणों के विकास को इसमें प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से संबंधित है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26 मई 2026 को गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चालू करने की घोषणा की है। ये जो प्रणाली है, ये चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी स्टोरेज परियोजना मानी जा रही है और ये परियोजना भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे सौर और पवन दोनों ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है? तो ये ऐसी तकनीक है जिसमें बिजली को रिचार्जेबल बैटरियों में संग्रहित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। और खावड़ा जो है, ये गुजरात में स्थित एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र है जहाँ बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही है। ये बैटरी स्टोरेज परियोजना केवल 10 महीनों में पूरी की गई है और वर्तमान में खावड़ा में कुल 3.37 गीगावाट घंटे की परिचालन बैटरी भंडारण क्षमता उपलब्ध है। कंपनी का मानना है कि यह प्रणाली जो है, ये इतनी स्वच्छ ऊर्जा संग्रहित कर सकती है कि लगभग 10 लाख घरों को एक दिन तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इतनी बड़ी क्षमता में ये बिजली को संग्रहित कर सकती है, स्वच्छ ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और कनाडा से संबंधित है। तो अभी भारत और कनाडा के रिलेशन फिर से ठीक होने लगे हैं। बीच में कुछ तख्ती आ गई थी दोनों के बीच, लेकिन अभी फिर से दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने पे जोर दे रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप
दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमति जताई है और इस समझौते को 2026 के अंत तक या उससे पहले भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कनाडा भारत में दीर्घकालिक निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। कई सारे भारतीय भी कनाडा में रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं और कनाडाई पेंशन फंड्स ने भारत में लगभग $100 अरब का निवेश किया हुआ है। अब CEPA क्या होता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये क्या होता है? तो ये एक व्यापक व्यापार समझौता होता है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और नियामक सहयोग से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं और कनाडा के साथ चल रही वार्ता मुख्य रूप से बाजार पहुंच, शुल्क में कमी, व्यापार सुविधा और निवेश सहयोग पर केंद्रित होती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 25 से 27 मई 2026 तक कनाडा का दौरा किया है और इस यात्रा में भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ है, जिसमें 110 से अधिक सदस्य शामिल थे। यानी कि 110 डेलीगेट्स वाला व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेट्स का समूह माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता के अन्य विषय कौन कौन से रहे? तो ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी और शिक्षा। ऊर्जा में भी क्रिटिकल मिनरल्स, प्राकृतिक गैस, ईंधन, यूरेनियम और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष महत्व दिया गया है। तो ये भारत और कनाडा के संबंध में था। नेक्स्ट टॉपिक एक महत्वपूर्ण खोज से संबंधित है। तो हाल ही में मणिपुर के खगोल भौतिकविद रोनाल्डो लैशराम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 12.6 अरब वर्ष पुराने एक विशाल गैलेक्सी प्रोटोक्लस्टर की खोज की है। इस संरचना को लोकटक प्रोटोक्लस्टर नाम दिया गया है, जो मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील से प्रेरित है और ये खोज ब्रह्मांड और आकाशगंगाओं को समझने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये संरचना उस समय अस्तित्व में आई थी जब ब्रह्मांड केवल लगभग 1.2 अरब वर्ष पुराना था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये संरचना ये जानने में मदद करेगी कि शुरुआत में आकाशगंगाएं किस प्रकार बनी और उस समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ। अब प्रोटोक्लस्टर क्या होता है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये आकाशगंगाओं का प्रारंभिक समूह होता है जो समय के साथ विकसित होकर विशाल गैलेक्सी क्लस्टर का रूप ले लेता है। लोकटक प्रोटोक्लस्टर में 4 आपस में जुड़ी हुई आकाशगंगाएं पाई गई हैं और वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना लोकटक झील में पाए जाने वाले फुम्दी से की है। फुम्दी क्या होता है? तो फुम्दी तैरते हुए वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों के समूह होते हैं जो लोकटक झील की अनूठी पहचान माने जाते हैं। और इस खोज में किस टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है? तो सुबारू टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इन दोनों टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है इस महत्वपूर्ण खोज के लिए, यानी कि लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज के लिए। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पिछले 1 साल के PDF तो मिल ही जाएंगे, उसके साथ ही डेली बेसिस पे करंट के जो क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं हमारे द्वारा वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वन लाइनर चाहते हैं तो वन लाइनर के रूप में भी वहाँ क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।